नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीएलएड 2024 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें कौन कौन से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कितने सेक्शन आते हैं, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और आपके कुछ कमेंट्स भी लेंगे जिनमें आपने क्वेश्चन से पूछे। इसलिए इससे जो पिछली वाली वीडियो आई थी डीएलएड की उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है, यानी क्वेश्चंस को कमेंट किया है, तो उसके आंसर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मनोज पाठक जी ने एक कमेंट किया है इससे पहले वाली वीडियो में, बड़ा लंबा चौड़ा। तो उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड वालों को इसमें प्रेफरेंस क्यों नहीं दी जाती है। वैसे मनोज जी, आपकी नॉलेज के लिए बताएं कि उत्तराखंड वालों को इसमें प्रेफरेंस दी जाती है। और कुछ बच्चों ने ये में कमेंट किया कि अदर स्टेट भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो सिर्फ उत्तराखंड जिसके पास डोमिसाइल होगा वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है, डीएलएड वाले को। ठीक है, और अभी तो ऐसा भी देखा गया है कि जब जो अभी प्राइमरी में वैकेंसी आई थी उसमें सिर्फ जो उत्तराखंड से डीएलएड किए थे पहले उनको प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है मनोज पाठक जी, याद रखिएगा, अगर आपने डीएलएड किया है उत्तराखंड से तो आपको प्रेफर किया जाएगा सबसे पहले उत्तराखंड में आपको जॉब मिले। और जो अदर स्टेट वाले डीएलएड वाले आते हैं जॉब के लिए प्राइमरी स्कूल में, उनको बाद में प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन उत्तराखंड वालों को फर्स्ट में प्रेफरेंस दी जाती है। ये लास्ट ईयर से ही हुआ है, ये इम्प्लीमेंट लास्ट ईयर से हुआ है। ठीक है, तो आप बिल्कुल डरे ना, और मनोज पाठक जी आप डीएलएड करें, ओके, और आपकी जल्दी ही जॉब लगेगी। ओके, आगे बात करते हैं। जैसे आकांक्षा चौधरी ने एक मैसेज किया था, यानी कमेंट ही किया था कि सिलेबस पे डिस्कस करें सर। तो उसी सिलेबस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो पेपर है 200 नंबर का है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी, तो इसलिए आप पूरे जो 200 क्वेश्चन आएंगे ना, पूरे के पूरे अटैम्प्ट करके आइएगा। ठीक है, यस, पूरे के पूरे, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए तुक्का भी कभी कभी लग गया तो ठीक है। ओके, और अगर जनरल की बात करें तो कट ऑफ अप्रॉक्स 150। तो आप याद रखिए कि आपको स्कोर करना है, जनरल वालों के लिए बोल रहा हूँ, 160 क्राइटेरिया मान के रखिए कि हमको 160 की से पार लाने हैं। ठीक है, तब आपके 150 से ऊपर आएंगे। तो 150 इसकी जनरल की कट ऑफ जाती है, आसपास ही जाती है। ओके, एग्जैक्ट नहीं कह सकते बिकॉज कभी कभी डेविएशन आते हैं। ओके, और अदर कैटेगरी थोड़ा सा नीचे जाती हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, लेकिन जनरल की 150 के अप्रॉक्स ही जाती है। ओके, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए आपका 160 170 होना चाहिए, तब जाके आप 150 से ऊपर हो पाएंगे। ओके, तो अब बात करते हैं कि इसमें जो 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर है उसमें कौन कौन से सेक्शन हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें कि 2.5 घंटे का पेपर है। ओके, और पूजा पांडे जी ने कमेंट किया था कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो 30 नवंबर को है। कब है? 30 नवंबर 2024 में। ठीक है, 2024 में ही है, याद रखिएगा। ओके, और ये पेपर कब से है? 10 बजे से है 12:30 बजे तक। कब तक चलेगा? 10 बजे से 12:30 बजे तक चलेगा, और 2.5 घंटे का पूरा पेपर होगा। 2.5 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ओके पूजा जी, आगे बात करते हैं कि इसमें कैसा कैसा पैटर्न है। मैंने बताया कि 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। ओके, और 200 नंबर में अब देखो, जो जीके और जीएस आएगी वो 50 नंबर की होगी, वो स्टैटिक जीके भी होगी और करंट अफेयर्स के भी उसमें क्वेश्चन से लिए जाएंगे। ओके, फिर है रीजनिंग आप जानते ही हैं, रीजनिंग भी 50 नंबर की आएगी। तो रीजनिंग को अभी मैं डिस्क्रिप्टिव जो इसका सिलेबस है वो डिस्कस करने वाला हूँ। और गणित भी 8th तक की जो गणित होती है, जिसमें चक्रवर्ती ब्याज होते हैं, एलसीएम एचसीएफ होते हैं, ऐसे नॉर्मल जो गणित होती है वो आती है। ओके, और टीचिंग एप्टीट्यूड आता है लाइक आरटीई या इंक्लूसिव या समावेशी शिक्षा क्या होती है। ये सामान्य जो सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं ना, मैक्सिमम वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने सीटेट में अच्छा स्कोर किया है, यानी वहाँ अच्छी पढ़ाई की है, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड में आउट ऑफ 50 में से 40 नंबर तो अप्रॉक्स ले ही आएंगे। और अगर आप थोड़ी और मेहनत करते हैं इस वाले सेक्शन में, तो आप 50 आउट ऑफ 50 भी ला सकते हैं, क्योंकि हमको अच्छा स्कोर करना है सेलेक्ट होने के लिए। तो ये इजी पोर्शन में ज़्यादा अटैक करना बहुत ज़रूरी होगा। तो हम सबसे पहले अटैक कहाँ करेंगे? टीचिंग एप्टीट्यूड में। ओके, उसके बाद रीजनिंग सब लोगों की अच्छी होती है, फिर हमारी गणित, और फिर हम जीके में अटैक करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास 4 सेक्शन हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसमें कौन कौन से इसके अंदर क्या आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग में।
तो रीजनिंग में क्या क्या आता है, ओके। तो रीजनिंग में देखिएगा आप, रीजनिंग भी दो प्रकार की दी है, एक होती है वर्बल यानी भाषिक और दूसरी होती है नॉन वर्बल, ओके। तो वर्बल में कौन कौन सी आती हैं ये हमने देखना है। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा आप। वैसे इसकी जो पीडीएफ होगी आपको हमारे लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल या टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दी जाएगी। आप इसका जो लिंक है इन व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्गीकरण परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, सादृश्यता परीक्षण, श्रृंखला परीक्षण, सांकेतिक भाषा परीक्षण, लुप्त पदों को भरना या वेन आरेख चित्र वाले, विशेष प्लस, गणितीय संक्रियाएं या व्यवस्थित क्रम परीक्षण। तो ये आप नोट कर लीजिएगा और आगे देखिएगा वर्बल में कौन कौन सी हैं। दिशा परीक्षण भी आएगा, रक्त संबंधित परीक्षण, रक्त जैसे वो क्वेश्चन नहीं होते हैं वो, ये फूफा जी के ये क्या लगते हैं ऐसे, ये क्वेश्चंस। समय परीक्षण भी आएंगे, आयु आधारित समस्याएं भी आएंगी और शब्दों का तार्किक क्रम भी आएगा और अक्सर योग्यता परीक्षा। तो आपको अगर किसी के बाबत भी कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो जो हमारा गूगल है, गूगल में उस पूरे सेंटेंस को लिखिएगा तो आपको उस तरीके के क्वेश्चन आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर परेशानी हो रही कि ये व्यवस्थित क्रम परीक्षण क्या होता है, तो आप क्या कीजिए, आप गूगल खोलिए और उसमें बोलिए कि व्यवस्थित क्रम परीक्षण, तो आपको व्यवस्थित क्रम परीक्षण के बाबत सभी चीज मिल जाएंगी और बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ओके। तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा ये व्यवस्थित क्रम परीक्षण क्या होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम नॉन वर्बल में। क्योंकि रीजनिंग दो प्रकार की है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल हम कर चुके, नॉन वर्बल में क्या क्या है देखना। हाँ, पहला है वर्गीकरण परीक्षण, सदस्यता परीक्षण, श्रृंखला परीक्षण और पासा। श्रृंखला में ये भी होगा, ठीक है। और पासा, पासा फेंकने वाले आपने क्वेश्चन किए भी होंगे, पासा वाले क्वेश्चन आपने लूडो खेला है तो पासा वाले क्वेश्चन जरूर किए होंगे, तो वैसे क्वेश्चन भी यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये रही हमारी रीजनिंग। रीजनिंग के बाद हम आते हैं हमारी जनरल नॉलेज या जीएस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कम मार्क्स आते हैं, ओके। तो इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भी 50 नंबर का आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है। भारत का इतिहास पूछा जाएगा, सिर्फ भारत का इतिहास पढ़ना है, ओके, और किसी चीज़ का नहीं, पूरे विश्व का नहीं पढ़ना है। भूगोल पढ़नी है आपको और भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी पढ़नी है, संविधान के बारे में पढ़ना है, ओके। और सामान्य विज्ञान, जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, जैसे विटामिन सी किस में पाया जाता है या घेंगा रोग किस की कमी से होता है, ये सामान्य जो विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं ये यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आगे इसमें एक टॉपिक और है सामान्य जनरल नॉलेज में, यानी विविध तथ्य और आंकड़े भी पूछे जाएंगे आपसे। आगे बात करते हैं हम, हमारा अगला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स। जो मैंने बताया था आपको 50 नंबर की मैथ्स भी आएगी। अब ये मैथ्स की बारी आई। संख्या पद्धति, ये सब एट्थ तक की बुक में आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी की, अगर आपके पास होगी तो। आपको 6th 7th 8th की मैथ्स स्टडी करनी है बहुत अच्छे तरीके से। आप अभी से एनसीईआरटी की बुक्स खरीद लीजिएगा 6th 7th 8th की, और वहाँ से इन सब तथ्यों को पढ़िएगा। पहला, संख्या पद्धति, सरलीकरण, वर्गमूल घनमूल, औसत, अनुपात समानुपात, ये सब आपको 8th तक की बुक में मिल जाएंगे। घातांक करणी, रेखी समीकरण, और अगर कुछ नहीं मिले तो आप 10th तक की बुक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो 9th और 10th भी स्टडी करना है। कुछ कुछ जो टॉपिक होंगे वो 9th 10th के भी लिए जा सकते हैं। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा, ये नहीं कि आपको 12th तक की मैथ पढ़ देनी है। आपका अगर कहीं पर क्रमशः संचय मिल रहा है, ठीक है, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो, चाहे कोई सी बुक में भी हो, आपको उसको स्टडी करना है। आपको क्लास नहीं देखनी है, आपको अपना सिलेबस देखना है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो। कीप इन माइंड, ओके। जैसे साधारण चक्रवर्ती ब्याज, आपको कोई भी बुक में मिले आपको स्टडी करनी है, ओके। जो भी आपके पास बुक है, ज़रूरी नहीं हो कोई क्लास की ही हो, ओके। आगे बात करते हैं साझेदारी, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस। देखो परसेंटेज वाले क्वेश्चन, मिश्रण, समय और कार्य वाले क्वेश्चंस, और समय और दूरी वाले क्वेश्चंस, या प्रायिकता,
और क्षेत्रफल परिमाप, क्षेत्रफल वाले क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और परिमाप, आयतन निकालने वाले और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैंने बताया था एलसीएम और एचसीएफ भी देखने को मिलेगा। तो जहाँ भी आपको एलसीएम एचसीएफ के कोई भी क्वेश्चंस मिले उनको सॉल्व कीजिएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप मैथ में अच्छे होते हैं, कीप इन माइंड। ओके, तो आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। अब बात करते हैं हम अपने 4th सेक्शन की ओर, टीचिंग एप्टीट्यूड है जो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में से भी 50 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो उसकी हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमको स्टडी करने हैं। ओके, तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है शिक्षण विधियाँ, यानी टीचिंग मेथड्स। जैसे आगमन, निगमन, अन्वेषण विधि, किस विधि से बच्चे को पढ़ाते हैं वो विधि को क्या बोलते हैं, हम शिक्षण विधि बोलते हैं। ठीक है, शैक्षिक वातावरण, एजुकेशनल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, शिक्षण सामग्री, टीएलएम, यानी टीएलएम की बात की जा रही है। जब हम पढ़ाते हैं ना तो पढ़ाते वक्त कुछ मटेरियल यूज करते हैं जिससे बच्चों को समझ में जल्दी आए, उनको टीएलएम कहा जाता है। जैसे कि आपको किसी पेड़ के बारे में समझाना है तो पेड़ को समझाने से अच्छा है कि पेड़ उनके सामने रख के उनके बारे में बताएं। तो जो उस वक्त पेड़ होगा ना वो टीएलएम का काम करेगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ओके, जो हमें चीज़ों को समझने में, समझाने में मदद करते हैं, उनको टीएलएम कहा जाता है। शिक्षा के जो प्रमुख स्तर हैं, ओके, और शिक्षक की योग्यता, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए। और फिर है शैक्षिक मूल्यांकन, मूल्यांकन के बारे में। फिर एजुकेशनल इनोवेटिव आइडियाज़, लीडरशिप और कैरिकुलम, ये पाठ्यक्रम। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। और जिसके बारे में भी आपको समझ नहीं आ रहा, आपको क्या करना है, सिर्फ गूगल पे जाना है और वो टॉपिक को वहाँ पर रखना है। जैसे कि आपको शिक्षण विधियाँ नहीं समझ में आ रहा तो शिक्षण विधि जाइए, पहले गूगल पे जाइए, गूगल पे शिक्षण विधि लिखिए। ओके, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट आपको उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगी और हो सके तो क्वेश्चन भी देंगी। आगे बात करते हैं अनुशासन। अनुशासन के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। डिसिप्लिन, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, या टीचर का कम्युनिकेशन कैसा हो कि बच्चों तक अपनी बात को पहुंचा सके। नैतिकता, व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी कैसी हो। और ये देखो, बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, मतलब जो चाइल्ड है हमारा, वो जो स्टूडेंट है, उसकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देनी है हमको, और चीज़ों को कम देनी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देनी है, बच्चे को। तो ऐसी शिक्षा को हम बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड या बाल केंद्रित शिक्षा। क्रिएटिविटी, ओके, मोटिवेशन और अधिगम, और आरटीई और एनईपी। ये आरटीई तो बहुत इम्पोर्टेंट है और एनईपी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने सीटेट अच्छे से पढ़ा है, सीटेट पढ़ा होगा, लेकिन तो उसमें आपने एनईपी पढ़ी होगी, आरटीई पढ़ी होगी, तो आपको बहुत सारी मदद करेगी। आपको बस रिवीजन करने की देरी है और सब चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो दोस्तों, ये डिस्क्रिप्टिव जो हमारा सिलेबस था। ओके, तो कोई भी सिलेबस के बाबत कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। हाँ, रश्मि पनवार ने क्वेश्चन पूछा था कि आर्ट और साइंस वाले दोनों भर सकते हैं। बिल्कुल, लक्ष्मी जी, बिल्कुल, आप साइंस वाले हों या आर्ट वाले हों, दोनों भर सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा, पूछेंगे आपसे कि आप विज्ञान वर्ग से हैं कि विज्ञानेतर हैं। विज्ञान वर्ग अगर साइंस से होंगे तो साइंस में टिक कीजिएगा। अगर आप साइंस के सिवाय आर्ट से होंगे तो आप विज्ञानेतर जो वो है ऑप्शन है उसमें आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो आर्ट और साइंस दोनों के लिए डीएलएड होता है। और पहले आपको बता दें कि हर डाइट में 50 सीटें होती हैं लगभग, उसमें से 25 साइंस वालों के लिए होती हैं और 25 होती हैं हमारी किसके लिए, आर्ट वालों के लिए। ओके, और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट ही किया था, सर इसकी मैक्सिमम एज क्या है। तो मैक्सिमम एज के बारे में मैं बता दूं आपको, इसकी एज है 19 से 30 ईयर। ये सामान्य के लिए है। ठीक है, ये सामान्य के लिए कि मिनिमम 19 साल होने चाहिए और
30 साल, और ग्रेजुएशन आपका होना ही चाहिए। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि ग्रेजुएशन में सर परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। तो जो डीएलएड का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें परसेंटेज के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, यानी आप कोई भी परसेंटेज से ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया इसमें रखा नहीं गया है। फिर बात करें कि रिजर्वेशन के लिए, बहुत सारे बच्चों ने पूछा था सर रिजर्वेशन के लिए इसकी एज की लिमिट क्या होगी, मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगी। तो जो भी रिजर्व कैटेगरी हैं, रिजर्वेशन के लिए 5 साल की क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो 5 साल उनको भरने को मिले, मतलब 5 साल उनका रिजर्वेशन हो जाएगा, यानी 30 साल अगर मैक्सिमम है तो उसका 35 साल हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी रिजर्वेशन है, यानी जो भी आरक्षित वर्ग है, जो भी रिजर्वेटिव कैटेगरी है, उनके लिए 5 साल की छूट प्रदान की जाएगी, वो भी मैक्सिमम एज लिमिट में, मिनिमम में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ओके, तो मैक्सिमम यानी 30 से वो उनका 35 साल हो जाएगा। और ये भी उस बुलेटिन इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि जो हमारी रिजर्वेशन है उन कैंडिडेटों को वैसा मिलेगा जैसे कार्मिक विभाग के जीओ में है। जो कार्मिक विभाग होता है उनके जीओ में जैसा भी आयु सीमा में छूट है वैसी छूट आपको प्रदान की जाएगी। ओके, तो हो सकता है तो आप कार्मिक विभाग के जो जीओ हैं उनको भी स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन हमने लिए। तो मनोज पाठक जी, आकांक्षा चौधरी जी और हमारी लक्ष्मी पनवार, इन सभी जो भी कमेंट जिन्होंने भी किया उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। ओके, क्योंकि क्वेश्चन पूछना एक स्टूडेंट का जन्मसिद्ध अधिकार होता है और स्वभाव भी होता है, और जब तक क्वेश्चन ना पूछें तो स्टूडेंट किस बात का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी भी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्ते, खुदा हाफिज़, हैप्पी लर्निंग।